नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कक्षा 10वीं का आखिरी चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं ये कहूंगी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप मतलब इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी की चीजें ऐसी थी कि जो काफी कुछ थियोरेटिकल थी, आप देख सकते थे, सीख सकते थे, लेकिन आपको उनमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए थे। कंज्यूमर राइट्स है, उपभोक्ता का अधिकार, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप ये कहोगे कि ऐसा प्रैक्टिकल आप रोज अपनी आंखों के सामने देखते हो। आप कितने सारे किस्से कहानियां हैं जो न्यूज़पेपर में रोज लिखा हुआ देखते हो। ठीक है, तो क्या आप सच में एक हम बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो क्या आप जगे हुए ग्राहक हो या नहीं? क्या आपको अपने अधिकार पता है या नहीं? अगर आप कोई सामान खरीदते हो और वो सामान डिफेक्टिव निकल जाए, आपने कहीं से कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, ठीक है, और सपोज करो कि वो जो है वो प्रोडक्ट टूटा हुआ ही आया और अब जो है ये ऑनलाइन वेबसाइट्स मना कर दे कि हम आपका प्रोडक्ट वापस नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि लोगों ने लैपटॉप ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, लेकिन किसी को आलू मिले, किसी को पत्थर मिला, है ना, और उसके बाद जो थी कंपनी मुकर गई कि हमने वहां लिख के दिया है कि इतने बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं आपको डिलीवरी बॉय के सामने वीडियो बना के ही खोलने हैं। ठीक है, बट आप एक बात बताओ, आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भेजा है, तो सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है, और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ओल्ड है, वो हमारी वाली जनरेशन या जेन जी नहीं है जिन्होंने इंटरनेट के एज में जन्म लिया था, है ना, तो वो इतनी उस टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है। आपने उनके लिए कुछ भेजा और उनको कुछ और ही मिला, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसे वीडियो बनाएंगे और ऐसे मतलब जो सामान आ रहा है उस डिलीवरी बॉय को रोक के रखेंगे? मतलब वो इतने काइंड होते हैं बाय हार्ट, मुझे नहीं लगता कि वो सोचेंगे भी कि सामने वाला कुछ गलत कर सकता है ना। तो इस ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने की वजह से मुझे लगता है हर किसी को एटलीस्ट अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ शिकायत कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंस्टेंट निवारण मिलेगा, आज फाइल कर दोगे, कल आपका केस उसमें कोर्ट में आ जाएगा और परसों आपको पैसे मिल जाएंगे। नहीं, इसमें टाइम लगता है प्रोसेस में। लेकिन आप ये सोचो कि प्रोसेस ऐसी क्यों होती है। भाई हर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है। आई थिंक थोड़े दिन पहले ही ये डिबेट भी चल रहा था, जब मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है इस बारे में बात कर रहे थे, तो वो लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि प्रोसेस इतनी लंबी होती है। तो बेसिक इससे मतलब ही क्या है, इससे तो बेटर है भूल जाओ उस चीज को। भूलना नहीं है। देखो, प्रोसेस इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि प्रोसेस में हर किसी को चांस दिया जा रहा है। भाई इस केस में आपको पता है आप राइट हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को लगे वो भी राइट है। तो आप अगर कोई प्रोसेस में जा रहे हो तो वहां पे निष्पक्ष रूप से जांच के लिए थोड़ा टाइम लिया जाता है। अब वो अलग बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर्ट्स में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है, हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो इस चक्कर में ये प्रोसेस थोड़ा और डिले हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रोसेस पे से होप नहीं लूज करने का, ठीक है। तो इसी होप के साथ अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एमसीक्यूज पे आएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है क्योंकि हर चीज के लिए कि आपके कौन से अधिकार है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक केस स्टडी ली है। तो मैं आपको ऊपर से केस स्टडी समझा दूंगी और एक केस स्टडीज याद इसलिए रखनी है कि कल को अगर आपके पेपर में ऐसे के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए कंज्यूमर राइट्स पे, या फिर आपका कोई मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास केस स्टडीज तो हो लिखने के लिए। बच्चे ये बोलते हैं मैम केस स्टडीज कहां से लाए, अरे यहीं से मिलती है, कोई अलग से थोड़े दिमाग लगा के आप बनाओगे अपनी केस स्टडीज को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर देखेंगे। तो ये वही चैप्टर है जो अगर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी वाली वेबसाइट से जो मैंने आपको बताया था, वहां से आपको मिलेगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखो स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि कितनी सारी चीजें हो रही है। भाई इंश्योरेंस फर्म ने किसी को पैसा नहीं दिया, बैंक ने किसी को गंदी सर्विस के लिए फाइन कर दिया, बैंक को फाइन कर दिया गया, ठीक है। फिर आप देखोगे कोई सोसाइटी में जो ओनर था उसका कॉम्पनसेशन का इश्यू हो गया, ठीक है। आपकी फोन कंपनी ने आपको गलत बिल भेज दिया। आपको पता है ना आजकल बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों के 45,000 50,000 के आ रहे थे, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर आपके घर पे कोई गलत इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दोगे क्या, जब आपको पता है कि आपका डेली मंथली कंजम्पशन ही 5,000 है। तो अगर 50,000 का बिल आएगा तो आप शिकायत करने जाओगे ना। तो यही होता है एक जागरूक ग्राहक, जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, जिसको पता है कि उसके साथ गलत चल रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हो कंज्यूमर, आप हो उपभोक्ता, आप हो ग्राहक, ठीक है। जितनी भी मार्केट में कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मिडिल साइज हो, कैसी भी हो, उन सबका काम है आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आप ये सोचो
आप कोई भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप कृषि की बात कर लो, चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप सेवा क्षेत्र की बात कर लो, जितनी भी ये कंपनियां हैं अल्टीमेटली उनका मतलब एम क्या है कि कंज्यूमर्स तक उनको अपना सामान पहुंचाना है। आपने ये भी देखा है कि अपने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े थे उसके अंदर कैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे रूल्स एंड रेगुलेशंस कई बार फॉलो किए ही नहीं जाते हैं, या कुछ क्षेत्रों में जैसे अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हो, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्रों में हो, तो भी आप देखोगे कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो फॉलो तो इंसान बाद में करेगा। जैसे आपको याद है एक बार मैंने आपको मनी लेंडर्स के बारे में बताया था कि कैसे ये इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं और लोगों से मनचाही ब्याज की दरें चार्ज करते हैं, ठीक है। कई बार तो आपको पता है कि लोगों को अपना जल जंगल जमीन सब बेचना पड़ता है अपनी सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए। वैसे ही याद है मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था कि कैसे जो लोग टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते थे, बांग्लादेश वगैरह में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनकी फैक्ट्रीज थी, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उनकी वर्किंग कंडीशंस कितनी खराब थी। 12-12 13-13 घंटे काम करते हैं, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के पैसे नहीं मिलते, अगले दिन जॉब से निकाल दिए जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है जॉब होने की, है ना। तो आप ये देखो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों चाहिए, आपको चाहिए ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। और यहीं से आते हैं कंज्यूमर के राइट्स, क्योंकि आपको पहले अधिकार दिए जाएंगे और उन अधिकार की संरक्षा करने के लिए, उन अधिकारों को आप देखोगे यूज में लाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, अधिनियम, लॉज, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, ताकि कल को अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो आपके पास रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, अधिनियम सब एग्जिस्ट करते हैं ताकि आप उनको यूज करके अपने अधिकारों को वापस ले सको, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, सपोज करो कि आप कभी शॉप पे जाते हो, आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और अगर उस सामान पे आपने को सपोज करो कि कोरोना के टाइम पे कोई मेडिसिन खरीदी, ठीक है, अगर आप ये सोचो कि उस मेडिसिन पे एमआरपी नहीं लिखी होती तो सोचो कितनी त्राही त्राही होती इंडिया में। आपको पता है ना कोरोना के टाइम पे कितने केसेस आ रहे थे, क्योंकि ब्लैक फंगस और ये सारी चीजें भी फैल रही थी, तो बहुत सारी जो कुछ मेडिसिन थी वो ओवर प्राइस करके ब्लैक तरीके से, लीगल तरीके से आप देखोगे मार्केट में बिक रही थी, है ना। और फिर आप देखोगे कि हमारे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है और जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज होती है, ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया, आपका एक मेडिकल कॉस्ट काउंसिल भी होता है, तो वो उन सबने फिर आप देखोगे ये जो जगहें जहाँ पे ये इलीगल तरीके से एमआरपी से ज्यादा पैसों पे अगर सामान बेचा जा रहा था, मेडिसिन बेची जा रही थी, तो वहां पे छापे मारे, ठीक है। तो वो इसीलिए ही कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि आप जो भी सामान बेचते हो उसके ऊपर एक एमआरपी प्रिंट होनी चाहिए। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इसको अगर रिटेल मार्केट में उपभोक्ता को बेचते हो तो आप कितना प्राइस उस पर चार्ज कर सकते हो। अगर आप उससे ऊपर कुछ चार्ज कर रहे हो तो वो गलत है और आप उसकी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। इमेजिन करो कि आपने कोई मेडिसिन ली और आपने वो खा ली, लेकिन वो एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती, तो मुझे बताओ, आप सपोज करो अगर मेडिसिन आप पे साइड इफेक्ट कर जाती और आप कल को जाके कंप्लेंट भी करते तो कंपनी क्या बोलती, भाई हमें क्या पता शॉपकीपर ने उसके साथ क्या करा है, क्या वो कभी मानती कि उसकी जो मेडिसिन है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है? वो नहीं मानती। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पॉइंट यही होता है कि कंज्यूमर्स जो है ना, बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे समझो कि ये सब चीजें मैंडेटरी क्यों करी गई कि एमआरपी लिखना है, आपको पीछे की साइड पे बैच नंबर लिखना है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वो लिखना है। कई बार आप देखोगे कि जैसे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं अपने साबुन के, है ना, तो इनके पीछे लिखा हुआ आता है, अगर आप मशीन में वॉश करते हो कपड़े तो उसके स्टेप्स टू यूज आता है। इवन मैगी भी अगर खाते हो तो मैगी में भी आता है कि बनाने का तरीका क्या है, कि पहले पैन लो, उसको उसमें इतना कप पानी डालो, फिर उसको 2 मिनट तक बॉईल करो, फिर उसमें मैगी डालो, मसाला डालो, है ना। तो बेसिकली एक स्टेप्स भी आते हैं यूज करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों डाली गई है, हमारे लिए, उपभोक्ता के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप ये देखो कि कई बार आपको पता है कि मार्केट्स जो होते हैं वो भी ढंग से काम करते नहीं है, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, करेक्ट है। क्यों मुझे बताओ। सडनली ऐसा होता है कि अभी आपको पता होगा रिसेंटली रिचार्जेस के जो रेट्स थे, जो प्राइसेस थे, वो काफी ज्यादा बढ़ गए। मतलब मुझे याद है कि मैं जो रिचार्ज कराती थी शायद 299 का कुछ होता था, वो सीधे 400 हो गया, ठीक है, सीधा आपने 100 रुपए बढ़ा दिया उस चीज पे। तो मुझे ये बताओ कि आपने वो इतना प्राइस क्यों बढ़ा पाए, मुझे बताओ। हम हैं 130 करोड़ की जनता, ठीक है, एक कंपनी आती है जो मार्केट में अपना सिम बेच रही है और हमें रिचार्जेस दे रही है, करेक्ट है। वो आके 100 रुपए का रिचार्ज बढ़ा के चली गई, लेकिन हम उपभोक्ता उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर पाए, जबकि हमारी ताकत ज्यादा है। अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो हम ज्यादा है और कंपनी तो वो एक ही है। वो इसलिए नहीं कर पाए, देखो 2 चीजें हैं, एक तो हमारी कुछ कमियां हैं और उस कंपनी की कुछ ताकत है। वो जो कंपनी है वो काफी पावरफुल है, पैसे वाइज भी, पॉलिटिकल कनेक्शंस वाइज भी और अदरवाइज भी, ठीक है। उनके पास बहुत बड़े वकील हैं, लॉयर्स है, सब कुछ है, करेक्ट है। तो आपको पता है कि अगर कोई एक बंदा उस पर केस करेगा तो ऑब्वियसली वो हार के आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम अपने ग्राहक की बात करें, भाई हमें दुख हुआ, आप सोचो से मुझे थोड़ी दुख हुआ है, कितने लोगों को दुख हुआ। भाई मेरे घर में जितने भी लोग थे सबका रिचार्ज होता है, सबका रिचार्ज मैं ही करती हूँ, तो सब मुझे, मतलब उन सबको जब मैंने बताया तो बोले अरे बाप रे इतना महंगा बढ़ गया। तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि
ये सही नहीं हुआ, एक साथ इतना पैसा नहीं भरना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हर घर में भी हुआ होगा, आपको भी फील हुआ होगा। भाई बीइंग अ स्टूडेंट तो ये ज्यादा चीजें आप देखोगे पिंच करती है, क्योंकि 100 रुपए 200 रुपए की भी कीमत होती है उस टाइम पे, है ना। अब तो चलो कमा रहे हैं तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है डजंट मैटर, बट अगर जब आप स्टूडेंट होते हो तब तो आपको पता ही है ना 100 200 रुपए की भी वैल्यू होती है। तो मुझे ये बात बताओ, तो क्यों हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाए? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। एक तो हम छोटे हैं और एक तो हम बिखरे हुए हैं, हमारे पास संगठन की ताकत नहीं है। अगर हमारे पास संगठन की ताकत होती तो हम उस कंपनी को इजीली चैलेंज कर पाते, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि मार्केट में जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये क्या करती है, मार्केट को मैनिपुलेट करती है। मार्केट को क्या छोड़ो, हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करती है। आपको पता है कितने सालों तक, आपको पता है ना पेप्सी कोक पे केस चला था, फिर अभी बीच में मैगी नूडल्स को बैन कर दिया गया था। अभी आपको पता है ना कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो ये टैल्कम पाउडर वगैरह आता है, ठीक है, जिसको आपकी मम्मियां बचपन से आपके चेहरे पे लगा रही होंगी, ठीक है, तो उसमें अभी थोड़ा सा लेड वगैरह का मात्रा पाया गया था और यूएस में उसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। आप सोचो, जो चीजों को यूएस में बैन कर दिया है वो अभी भी इंडिया में अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये जो मिल्क पाउडर आता है जो आप ऐसे कॉफी में बना के हॉस्टल लाइफ में पीते हो, ठीक है, तो ये जो मिल्क पाउडर था, एक वैसे बेबी मिल्क पाउडर भी आता है। और ये जो कंपनियां थी जो बेबी मिल्क पाउडर प्रोड्यूस कर रही थी, आपको मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, आप समझ गए होगे। तो इस कंपनी ने क्लेम किया था कि ये मदर्स मिल्क से बेटर है, ठीक है, जो मदर अपने बच्चे को देती है, ठीक है, उस मिल्क से बेटर है ये बेबी मिल्क, ज्यादा न्यूट्रिशियस है, ज्यादा पोषक है, और वो जो भी है। आपको पता है सालों साल लग गए इस कंपनी ने इतना लोगों के माइंड के साथ खेला कि कई मदर्स ने अपने बेबीज को अपना ब्रेस्ट मिल्क देना बंद कर दिया, और इनफैक्ट आप देखोगे उन्होंने बेबी मिल्क पिलाना चालू कर दिया। और कितने सालों की फाइट के बाद फाइनली कंपनी ने अग्री किया कि हाँ ये सब फॉल्स क्लेम्स थे। मतलब सोचो, हमारी पूरी साइकी के साथ खेल लेते हैं ये लोग, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे जैसे ये बेबी मिल्क पाउडर के पास हुआ, सेम वैसे कोक एंड पेप्सी के साथ हुआ, ठीक है। ऐसे कितने सारे केसेस है मैं बता सकती हूँ जहां पे इन लोगों ने आप एडवर्टीजमेंट दे दे के, ठीक है, वो ऐसे फ्लैशी लाइफ दिखा दिखा के उन्होंने क्या करा, हमारे मतलब साइकी के साथ भी खेला, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स दे दे के कंज्यूमर्स को मतलब बेवकूफ बनाया, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे ये सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, आपको पता है ये जो वार्निंग साइन आता है आगे, इस वार्निंग साइन को लाने के लिए कितनी जिद्दोजहद हुई है। ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये जो आप ग्रांटेड लेते हो ना फॉर चीजें, इसके लिए लोगों ने एक्चुअली कितना फाइट किया है पता है आपको। ये सिगरेट की जो अपन पैकिंग देखते हैं, इनफैक्ट आपको प्राउड होना चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ फ्यू कंट्रीज जहां पे अगर आपको सिगरेट का डब्बा देखोगे तो उसमें जो 90% स्पेस है सिगरेट में के डब्बे की, जो आगे की और पीछे की स्पेस है, पहले वहां पे कुछ नहीं होता था, लेकिन आज वहां पे वो गंदा सा वो कैंसर वाला साइन बना हुआ होता है, ठीक है, वो कभी फेफड़े का कभी माउथ का, तो दिखाने के लिए कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। आपको पता है ये कंपनीज अग्री करती? आपको लगता है कि आप जो माल बेच रहे हो कभी आप अग्री करोगे कि भैया उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? और आपको पता है कि उससे होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती है, आपको पता है उससे होती है, लेकिन क्या आप उस चीज पे अग्री करोगे? क्योंकि आपको पता है कि लोग वो खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा। तो इतनी जिद्दोजहद, इतना आप देखोगे परेशानियों के बाद फाइनली सिगरेट कंपनीज ने अग्री किया और ये वार्निंग साइन लागू कर दिया गया, ठीक है, इसमें रूल्स एंड नियम्स बनाए गए, ठीक है। तो यहां पे आता है इंपॉर्टेंस कंज्यूमर मूवमेंट का। मुझे बताओ कि जब कंज्यूमर है, ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे केसेस होने लगे, लोगों को पता लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर उनको किसी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, किसी कंपनी से प्रॉब्लम है, कोई सेवा उनको अच्छी नहीं दी गई है, तो उनके पास कोई लिटरली चारा ही नहीं था कंपनी से फाइट करने का, कोई लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था, कोई आप देखोगे अधिनियम लागू नहीं हुए थे, कंपनियां जैसे मन चाहे वैसे प्रोडक्ट बेच रही थी, ठीक है, जैसे ब्रांड चाहे उसकी जैसे मार्केटिंग कर रही थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही थी। फाइनली आप देखोगे आते हैं संगठन, ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स ने, कुछ जागरूक लोगों ने मिलकर क्या करा, अपनी शक्ति को संगठित किया, उन्होंने संगठन बनाने शुरू करे। कंज्यूमर फोरम्स जैसे आप देखोगे फोरम्स निकल के आए, इनका काम क्या था, एक तो कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, कि आपके अधिकार क्या क्या है, आपको क्या मिलना चाहिए, और कल को अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो उनको एक राइट माध्यम बताना कि ऐसे आप कंप्लेन कर सकते हो। कई बार तो आप देखोगे कंज्यूमर्स के साथ खड़े होकर उनकी हेल्प करते हैं लीगल बैटल फाइट करने में। ये आप देखोगे कंज्यूमर्स को एडवोकेसी ग्रुप की तरह काम करते हैं कि भैया उनको जागरूक तो बनाते हैं, साथ में गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालते हैं कि आपको कंज्यूमर्स की सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो आइडिया ये था कि पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सामान खराब के हमारे ऊपर थी, उपभोक्ता के ऊपर थी, आज वो शिफ्ट होके सेलर के ऊपर आ गई है। अगर आप गलत सामान बेचोगे, खराब सामान बेचोगे, डिफेक्टिव सामान बेचोगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, बायर की नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में भी चालू हुआ, एक वर्ल्ड लेवल पे भी चालू हुआ। इनफैक्ट आपको पता है जॉन एफ कैनेडी तो जॉन एफ कैनेडी कौन थे जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और इनके कुछ एक दो काम जरूर बताना मुझे जिनके लिए काफी
फेमस इनफेमस दोनों चीजें बोल सकते हो, दोनों ही हुए थे। तो इन्होंने एक और अच्छा काम किया था, वो था कंज्यूमर राइट्स के लिए। तो अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप ये देखोगे कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है, एक चालू होता है और जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स जो थे वो साथ में आए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके ये अनएथिकल जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही है ना ट्रेडिंग वगैरह की, उससे, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कितनी छोटी छोटी सी चीजें होती है। आपको पता है आजकल हर मार्केट में जो सामान आ रहा है सब अडल्टरेटेड आ रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि हम जो चावल खाते हैं वो तो बासमती के नाम पे पता नहीं क्या बेच रहे हैं, असली बासमती सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे वैसे ही होता है आपका एडिबल ऑयल, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि इनफैक्ट आप अपने जब एनवायरमेंट सेक्शन पढ़ोगे या साइंस एंड टेक पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ते हो कि भाई कौन सी चीज में क्या क्या अडल्टरेशन मिलाया जाता है। जैसे आप जो ये चिली पाउडर लाते हो, अपनी मिर्ची लाते हो, उसके अंदर आया ना आपका ये ब्रिक्स होती है ना आपकी ईट का चूरा करके मिलाया जाता है। कई किसी किसी चीजों में तो हॉर्स डंग मिलाई जा रही है, ठीक है। जो धनिया आता है ना अपना पिसा हुआ, उसके अंदर हॉर्स डंग मिलाई जा रही है। वैसे आप देखोगे मिल्क वगैरह में अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण आप देखोगे 1970 और 80 के दशक में, ठीक है, इनफैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे एग्जीबिशंस होने लगे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे इस चीज के बारे में जानकारी देने लगी। और फाइनली क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कंज्यूमर के लिए लॉज, अधिनियम, ये सब लागू होने लगे। और इंडिया में आप देखोगे एक अधिनियम आया था जिसका नाम था ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग फेमसली कोपरा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ना इसको कोपरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोपरा क्या है, कंज्यूमर, सीओ यानी कंज्यूमर, पी यानी प्रोटेक्शन, पीआर, और ए यानी एक्ट, ठीक है। ये 1986 में आया था, 1986 में, और ये मेजर स्टेप था। और इसी का आप देखोगे भी 2019 में संशोधन भी हुआ था, अमेंडमेंट भी हुआ था। और उस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि थोड़ी सी लिमिट्स चेंज हो गई। पहले आप देखोगे क्योंकि 1986 में तो आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन आज ये सारी कंपनियां भी एग्जिस्ट करती है, तो इनको भी आप देखोगे इसके अंदर लाया गया, ठीक है। इसके अलावा 2-3 आप देखोगे फोरम्स वगैरह की स्थापना करी गई, थोड़ी बहुत ज्यादा पावर्स दी गई। कंज्यूमर्स को आप देखोगे क्या कहते हैं, उनके जो अधिकार है उसका और ज्यादा एक्सपेंशन किया गया। तो ये सारे 2019 का जो संशोधन हुआ था ना उसमें हुआ है। देखो आपकी एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से, अज्यूमिंग कि आप अभी सिर्फ क्लास 10th पढ़ रहे हो, तो इतना ज्यादा पढ़ना सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ना एक होमवर्क दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्लास के लिए तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप एक काम करोगे, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टाइप करोगे गूगल पे, और जो नया वाला आर्टिकल्स आए हैं वो आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि देखो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं लेकिन ये 10th क्लास के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, करेक्ट है ना। मतलब वो भी पढ़ सकते हैं, अभी आइडिया नहीं है, हमने एनालिटिक्स रन नहीं किया है देखने के लिए कि कौन सा एज ब्रैकेट के लोग जो है वो इन वीडियोस को देख रहे हैं। बट क्योंकि हम सिर्फ क्लास 10th पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये मेरे लिए पढ़ाना अभी इस लेवल पे पॉसिबल नहीं है। हम ऑब्वियसली इसको 11, 12 जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे अगर चैप्टर आएगा तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका होमवर्क क्या होगा कि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 1986 का एक्ट नहीं, जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था ना, वो आप पढ़ना। तो उसमें क्या होगा कि पहले तो आपको मेंशन करते हैं कि 1986 में क्या था, अमेंड होके क्या हुआ है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आप 2019 का पढ़ोगे तो 1986 का ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। कुछ मेन बातें हैं वो हम अभी इसमें पढ़ ही लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। बाकी जो आपकी एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपको वहां से कवर करनी पड़ेगी। अब मेरा एक ये फोरम है कंज्यूमर इंटरनेशनल करके, ये क्या है, एक्चुअली हुआ क्या था, आप ऐसा मान के चलना कि 1980 के दशक में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड ही कंज्यूमर्स की राइट्स को लेके एक मूवमेंट चालू हुई थी, ठीक है। और उसी समय यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उन्होंने भी गाइडलाइंस लागू करी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आइडिया ये था कि हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा प्रेशर बनाना है और कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए उनको बोलना है कि आप कुछ अधिनियम वगैरह लागू कीजिए। तो ये कंज्यूमर इंटरनेशनल एक एनजीओ सॉर्ट की बॉडी है, जिसमें आप देखोगे कोई भी जुड़ सकता है। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन, वो भी इसका हिस्सा बन सकती हैं, और बहुत सारे देशों में ये फैली हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर कि भैया कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला महत्वपूर्ण, मोस्ट बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कैसे जो रेजी था वो अपनी बेसिकली एक सर्जरी कराने गया था ईएनटी सर्जन से। उसने क्या हुआ कि एनेस्थीसिया जो था वो सही से नहीं दिया, जिस वजह से जो रेजी था वो लाइफ भर के लिए क्रिपल्ड हो गया, ठीक है, डिसेबल्ड हो गया। और उसने बेसिकली कोर्ट में जाके केस फाइल किया। तो जो अब 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ठीक है। तो उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब केस फाइल किया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो केस आया वो मतलब वो सर्जन के प्रति आया, क्योंकि उसने मतलब कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया था रेजी। लेकिन फाइनली स्टेट लेवल पे
रेजी को कंपनसेशन दिया गया। बट ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है राइट टू सेफ्टी। भैया एक मानव, आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई चीज का सेवन कर रहे हो, तो आपका ये अटमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कि आप सेफ रहोगे। आपको पता है यूएस में एक लेडी थी 85 ईयर ओल्ड, उन्होंने मैगडी से शायद कॉफी ऑर्डर करी थी, ठीक है, और मैगडी ने उनको जो कॉफी थी वो बहुत ही ज्यादा हॉट थी, ठीक है, और इतनी हॉट थी कि उन्होंने जब वो पकड़ी कॉफी तो उनके हाथ में, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होगी और उन्होंने बोला भी था कि ज्यादा हॉट नहीं करनी है, लेकिन आई थिंक वो शायद सुना नहीं है, जो भी था, तो उनके हाथ में ना ब्रिसल्स पड़ गए छोटे छोटे, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली कोर्ट में जाके केस फाइल किया था और उनको $1 मिलियन का कुछ कॉम्पनसेशन मिला था, क्योंकि राइट टू सेफ्टी को आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट माना गया है। भाई कोई भी चीज आपकी जान से, आपकी हेल्थ से बढ़ के नहीं है। अगर कोई भी गुड्स या सेवा का कंजम्पशन करने से आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को सफरिंग होती है, तो ऑब्वियसली आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, जैसे आपने सुना होगा कि बीच में ना कुछ फोन्स आ रहे थे, तो फोन्स के अगर चार्ज करने पे लगाते थे तो बैटरी फट जा रही थी, ठीक है, तो इसमें कितने सारे जो लोग थे उन्होंने कोर्ट केसेस फाइल करे और एक्चुअली वो जीत के उनको पूरा कॉम्पनसेशन दिया गया। आप ये सोचो कि अभी बीच में प्रॉब्लम आ रही थी ओला स्कूटर्स में, जहां पे वो जल रहे थे, है ना, तो फिर आप देखोगे कंपनी ने पूरे स्कूटर्स को रिकॉल किया और जिन लोगों के साथ ये हुआ था उनको कॉम्पनसेट किया गया, है ना। तो राइट टू सेफ्टी जो है, राइट टू अ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट टू इंश्योर कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका सेकंड राइट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। भाई जो आप सामान खरीद रहे हो, क्या आपको पता है कि वो उसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज करे गए हैं, उसको आप कब तक यूज कर सकते हो, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसको बनाने वाली कंपनी क्या है, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, उसका कॉर्पोरेट हेड ऑफिस क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कहाँ पे कर सकते हो, अगर कोई स्पेशल चीज है तो उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसका डायरेक्शंस टू यूज वगैरह जो है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कौन से मटेरियल से की गई है। कई बार आप देखोगे कि ऐसे पैकेट्स भी आते हैं जिसमें एक रेड डॉट बना हुआ होता है, तो क्या होता है थोड़े टाइम बाद वो अगर ब्लू हो जाता है तो बताता है कि सामान सड़ गया, ठीक है। तो ऐसी जो जानकारी है ये अगर तब तक हमें नहीं मिलेगी, जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप कैसे किसी प्रोडक्ट को बता पाओगे कि भाई हमें क्वालिटी बेची गई है नहीं बेची गई है। कल को अगर वो काम नहीं किया तो कैसे आपको कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, कैसे आप उसको रिप्लेस करोगे या रिफंड करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए देखो कई बार क्या होता है कि आपको सरकारी विभाग जो होते हैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सपोज आपको पता लगाना है कि भैया आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना पैसा आया उसमें से कितना पैसा जो था वो स्कूल्स में एक्चुअली खर्च हुआ, ठीक है। तो अब ये जानकारी अगर आप ऐसे ही मांगने जाओगे ना सरकारी विभाग से तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगी, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक अधिनियम आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, ये वाला, ये 2005 में लागू हुआ था। और इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू करने का पूरा एक प्रोटेस्ट था, एक स्ट्रगल था जो किया गया था। और उसमें पता है आपको बड़े बड़े लोग, जॉन द्रीस जैसे जो इकोनॉमिस्ट है, अमर्त्य सेन, ठीक है, ये लोग भी इन्वॉल्व थे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, ऑल ओवर इंडिया पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और फाइनली उसके बाद आप देखोगे हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिनियम लागू होता है 2005 में। उसके अंदर अभी संशोधित, उसके अंदर भी अभी आप देखोगे रिसेंटली 2019-20 में संशोधन किया गया है। बट पॉइंट ये है कि इसके अधिकार से आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, एटलीस्ट सरकारी संगठनों से, ठीक है। ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ा एक अधिनियम है, ठीक है, वो यहाँ पे इस स्कोप में पढ़ा भी नहीं जाएगा, वो वैसे भी पॉलिटी के अंदर आता है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप इग्नोर मत करना, ये आपके खुद के काम के लिए आएगा। आपको पता है अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हो, जैसे आरआईएस के अंदर होता है, आरपीएससी वाला जो एग्जाम होता है, उनका सिविल सर्विसेज जो होता है राजस्थान वाला, उसके अंदर आप आरटीआई लगा के अपनी कॉपी मंगवा सकते हो, ठीक है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये एक अधिकार है जो आपको दिया गया है, ठीक है, एक अधिनियम है जो लागू किया गया है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एग्जाम्पल दे रहे हैं एक लड़की का जिसने एक सरकारी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होगा और वहां से वो इंतजार कर रही थी कि रिजल्ट क्या रहा। जब बहुत टाइम तक नहीं मिला तो उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर एक केस फाइल किया और बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फाइनली उसको फिर मार्क्स भी बताए गए कितने मिले हैं और उसका कॉल लेटर भी आ गया, ठीक है। अब देखो हमने ये दो अधिकार पढ़ लिए, भाई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, हमें सेफ्टी भी चाहिए। अब आता है राइट टू चूज। मुझे एक बात बताओ कि अगर मार्केट में मैं निकलती हूँ, ठीक है, और मुझसे कोई चूज करने का अधिकार छीन ले। आपको पता है जैसे बीच में ना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था एक्चुअली, जितनी भी अपनी कंपनीज थी ना जिनके सिलेंडर्स आते हैं, इंडेन हो गया, भारत गैस हो गया, ठीक है, बीपीसीएल वगैरह, तो इसमें आप ये देखोगे वो क्या बोलते थे कि आपको नया गैस कनेक्शन तब मिलेगा जब आप हमारे से चूल्हा लोगे। और ये सच में बताते, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने खुद फेस करी है।
और हमें चूल्हा नहीं जरूरत है। भाई हमारे घर में स्टोव ऑलरेडी है और वो 4 बर्नर वाला है, हम 2 बर्नर का चूल्हा खरीद के क्या कर लेंगे, ठीक है। और वो ऐसा मतलब ऑप्शनल नहीं हुआ करता था, इट वॉज नॉट अ चॉइस, इट वॉज अ कंपल्जन, नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं देते थे। आपको पता है कितने ग्राहकों ने फाइनली इस चीज के बारे में कंप्लेन करी और उसके बाद आप देखोगे ये चीज ऑप्शनल करी गई। अब अगर आप चूल्हा नहीं खरीदते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपके जो नए कनेक्शन के पैसे होते हैं, अगर सपोज 5,000 का है तो 1,500 का चूल्हा मान लेते हैं, वो 3,500 को मतलब 3,500 रुपए फिर आपसे चार्ज करते हैं, 5,000 चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो ये होता है राइट टू चूज। कल को आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या बोलती हैं कि मतलब टूथपेस्ट और टूथब्रश का कॉम्बो बना के बेचती हैं, ठीक है। मतलब आपके पास टूथब्रश है भी तो भी आपको जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा टूथपेस्ट के साथ, नहीं तो वो आपको टूथपेस्ट बेचती नहीं है। मतलब वो एक पैकेट बना के बेचती है, इसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों आता है, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, ये तो मेरे राइट टू चॉइस का हनन है। भाई मुझे नहीं खरीदना टूथब्रश, आप जबरदस्ती मेरे को टूथब्रश दे रहे हो। भाई मेरा टूथब्रश चल रहा है, अभी चलने दो उसको। समझ में आ रहा है आपको, ये प्रॉब्लम है। वैसे ही आप देखोगे कि जो राइट टू चूज होता है ना, अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, और आपको जो शॉपकीपर है वो मना कर दे कि नहीं मैं तो सिर्फ सैमसंग ही बेचूंगा, ठीक है, ये ऑल एक्सक्लूसिव डील्स हो रही थी। इनफैक्ट अभी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपको पता है ये OnePlus के फोन्स आपको शायद फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहे थे, ऐसा कुछ तो था ना, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल रहे थे। इस पे केस हो गया था कि MI के फोन्स आपको दूसरी वेबसाइट पे मिल रहे थे और वहीं पे मिलेंगे, ऑल एक्सक्लूसिव था, तो आपका राइट टू चॉइस तो चला गया ना। तो इसलिए आप देखोगे फाइनली केस किया गया और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली आपको कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगा। तो राइट टू चूज जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है, सपोज आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो फिर आप अपने मन से थोड़ी सामान खरीद रहे हो, आप तो वो खरीद रहे हो जो आपको बेचा जा रहा है, ठीक है। फिर होता है राइट टू सीक जस्टिस, राइट टू सीक रिड्रेसल। ये होता है आपका अधिकार कि भैया आपके साथ गलत हो गया, आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आप बहुत समझदार थे, आपने समझदारी से काम किया, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि प्रोडक्ट जो था वो इतना खराब निकला और अब आपको लग रहा है कि भैया इसके बारे में कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको रिड्रेसल चाहिए कि आपके साथ जो गलत हुआ है आपको चाहिए कि उसके लिए कोई आपको पे करे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जितना डैमेज हुआ होगा उसकी डिग्री क्या रही, ठीक है, आपका कॉम्पनसेशन कितना होगा वो उस चीज पे डिपेंड करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका कॉम्पनसेशन तो मिले। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स होते हैं, ठीक है, कमीशंस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आई थी ना 1986 की कोबरा, उसी के अंदर ये बनाया गया है। ये 3 लेवल का स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे, एक राष्ट्र के लेवल पे, ठीक है। आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, अगर आपका जो अमाउंट है, आपकी जो कंप्लेन है वो 1 करोड़ तक है, पहले ये 20 लाख हुआ करती थी, अब ये लिमिट 1 करोड़ कर दी गई है, ठीक है, जो संशोधन हुआ है ना 2019 का, उसके अंदर। अगर आपका वहां पे निवारण हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजन के अगेंस्ट स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे पहले लिमिट हुआ करती थी 1 करोड़ की, अब ये कर दी है 10 करोड़। तो अगर आपका मामला 10 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, तो आप स्टेट लेवल पे फाइट करते हो। और वैसे आप राष्ट्रीय लेवल पे जाओगे तो 10 करोड़ से जो ऊपर के मामले हैं वो आप देखोगे राष्ट्रीय लेवल पे डील करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर तरीका है, एक रिड्रेसल चैनल है, जो आपको पता है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं ऐसे ऐसे जाके बेसिकली अपनी शिकायत दर्ज कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, मैंने बताया ना इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर मूवमेंट चालू हुआ था, तो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कंज्यूमर फोरम्स भी बनाए गए हैं जो स्पेसिफिकली आप देखोगे कंज्यूमर्स की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। वैसे आप देखोगे कि आपकी सोसाइटी में, जैसे मेरी सोसाइटी में है एक्चुअली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग RWA बोलते हैं। तो ये जो RWA होता है, जो अपने रेजिडेंट्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके लिए फिर आप देखोगे ये फाइट करती है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे फिर RWA करती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो अब ये तो है ही, अब इसके अलावा आप देखोगे ये जो अपना एक्ट है ना, इसके अंदर एक और चीज दी गई है कि सपोज करो आप एक छोटे से उपभोक्ता हो, आपके पास पैसे है ही नहीं कि आप लॉयर हायर कर सको, तो आपका जो केस है, ठीक है, वो मार्केट में या अपने जो कोर्ट है उसमें कौन लड़ेगा। तो यहाँ पे एक वो दिया गया है कि आप खुद को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट टू रिप्रेजेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग कि बहुत सारे उपभोक्ता जो होते हैं वो बहुत ही छोटे स्केल के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कि भैया देखो ये सब चीजें सही है कि आपको अधिकार है, आप जाके रिड्रेसल लेके आ सकते हो, आपको जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन इन सब चीजों में क्या जाता है, टाइम, मेहनत, पैसा, आप मतलब आपका दिमाग का सुकून, सब कुछ जा रहा है, ठीक है। तो उससे बेटर ये नहीं है कि हम खुद ही ज्यादा इन्फॉर्म बन जाए, हम खुद ही ज्यादा जगे हुए बन जाए। ये जागो ग्राहक जागो का जो कैंपेन आ रहा है, आप देखोगे पूरे टाइम मूवी ये टीवी पे दिखाते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप मतलब देखो ये जैसे आप ये जो नए एज के चैनल्स आए ना स्टार प्लस वगैरह, इन पे तो नहीं दिखाते, लेकिन अगर आज भी आप DD देखोगे, दूरदर्शन देखोगे, तो जागो ग्राहक जागो के प्रॉपर एड्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है।
जिसमें वो कंज्यूमर्स को बताते हैं कि आप कोई भी सामान जो है बिना एग मार्क, हॉल मार्क, इन सब मार्क्स के बिना मत लीजिए, ठीक है। कई जगह पे तो आप देखोगे ये कंपल्सरी कर रखा है कि बिना ISI, बिना रेटिंग वगैरह के आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो आपके निशान बनाए जाते हैं ये बताते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है, ठीक है। मतलब इस प्रोडक्ट का पूरा जांच हुआ है, इस जो कंपनी इसको बेच रही है उस कंपनी को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बैठ के स्टडी किया है, उसके बाद ही आप देखोगे उसके प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो आया है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आप सामान यूज कर रहे हो वो राइट है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एग मार्क प्रोडक्ट आता है, एक हॉल मार्क आता है, एक ISI मार्क आता है, एक प्लस FA नया लोगो चालू हुआ है जो आपका फोर्टिफाइड फूड होता है ना, जिसमें हम बोलते हैं ना कि आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करे हैं, विटामिन A B C D E करके, ठीक है। जैसे राइस में आप ऐड करते हो, एडिबल ऑयल में ऐड करते हो, मिल्क में ऐड करते हो, तो अगर आपका प्रोडक्ट फोर्टिफाइड है तो उसमें आपको प्लस F का लोगो लगाना पड़ता है। ये FSSAI ने कंपल्सरी किया था, ठीक है। तो वहां से आता है ये। अब आता है कि देखो कंज्यूमर मूवमेंट जो होता है, ठीक है, कि आपने एक पहल चला दी, ठीक है, क्या ये पहल हमारे पे खत्म हो जाएगी? नहीं। हमारे आगे आने वाली जनरेशन पे खत्म हो जाएगी? नहीं। ये चलती रहनी चाहिए और हर जनरेशन के साथ ये आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको कंज्यूमर मूवमेंट आगे ले जाना है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर बनाना है। तो आप ये देखोगे इंडिया में जैसे हम पूरे विश्व में 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस, है ना। इंडिया में 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन 2 महान हस्तियों का बर्थडे आता है। एक का नाम मैं बताऊंगी, दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक तो है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरा कौन है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 25 दिसंबर को 2 लोगों का बर्थडे आता है। इंडिया में हम लोग क्रिसमस तो है ही ऑब्वियसली, बट उसके अलावा भी हम इसको गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसी के जस्ट एक दिन पहले 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा जो 1986 का कोपरा अधिनियम था ये पास हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इनफैक्ट आपको प्राउड होना चाहिए कि इंडिया वन ऑफ फ्यू कंट्रीज है जहां पे हमारे पास लीगल रेमेडी एग्जिस्ट करती है कंज्यूमर्स के लिए। आज भी आप देखोगे बहुत सी कंट्रीज में लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं कि 1986 से आज तक ऑलमोस्ट आप देखोगे अभी 20-25 साल 30 साल से ऊपर हो जाएगा, तो अब तक क्या हुआ है? क्या कंज्यूमर मूवमेंट आगे बढ़ा है? बिल्कुल। हमारा कंज्यूमर फोरम्स नहीं थे, अब वो आ गए हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर फोरम्स बढ़ते जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को अपने अधिकारों के बारे में पता है, लोगोज आ गए हैं, ठीक है, टीवी पे एड्स दिखाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, ताकि और भी लोग जो है आगे आके ये काम करें, ठीक है। बट वही है कि देखो आज भी प्रॉब्लम्स तो है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। कंपनी आज भी आप देखोगे पूरी इन्फॉर्मेशन देने से डरती है। इम्प्रिजनमेंट और पेनलाइजेशन आप देखोगे धीरे धीरे होता है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो आपका 2019 का अधिनियम आया था उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था मीडिएटर का। किसका कॉन्सेप्ट आया था? मीडिएटर, कि भैया आपको और कंपनी के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो एक तो होता है कि आप कोर्ट में जाके सॉल्व कर रहे हो, और एक होता है कि आप इसको मीडिएट करो। भाई कोई थर्ड पार्टी को, जैसे अपने घर में कोई झगड़े होते हैं तो अपन कोई तीसरी न्यूट्रल पार्टी को बुला के झगड़े को रिजॉल्व कराते हैं ना, वही चीज है कि आपके घर पे कोई आपके और आपकी कंपनी के बीच में कोई झगड़ा हो गया जिसका आपने प्रोडक्ट यूज किया था, तो उसके बीच में उन्होंने एक मीडिएटर बिठा दिया, न्यूट्रल पार्टी है जो, ठीक है, और वो आके आप देखोगे पूरे मामले को मीडिएट कर रही है। बट वही है कि आज भी आप देखोगे हमारे यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, तो ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटीज काफी हैं, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने आप में इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। अब ये क्योंकि एनसीईआरटी का एंड है तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल्स वगैरह बता रखी है, आप खुद का भी देख सकते हो। बेसिकली ये क्या है, BMI बता रहा है कि गर्ल्स का कितना होना चाहिए 14 से 18 के एज ग्रुप में, बॉयज का कितना होना चाहिए और वो सब। तो ये काम का नहीं है, आपका चैप्टर यही खत्म हो गया। सब मेरी इस चैप्टर में आप देख सकते हो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मेरे को ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में लेना पड़ा, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग था, और ये केस स्टडीज वगैरह जो है ना ये आप जरूर मैं कहूंगी कि याद रखिएगा। मतलब ऐसी आप केस स्टडी ऑन द स्पॉट कुक तभी कर सकते हो जब आपको एटलीस्ट आपने कुछ 10-15 केस स्टडी पढ़ रखी हो, नहीं तो ऐसे ऑन द स्पॉट बैठ के क्या शायर वायर थोड़ी है जो पोएम वोएम बना देंगे और केस स्टडीज बना देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर जो ओवरऑल व्यू था वो खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे MCQs, ओके। तो आपका आता है पहला क्वेश्चन। अब तो ये आंसर आप ऐसे दे दोगे, मुझे पता है, आप बोलोगे मैम ये तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मार्केट है वो हमेशा फेयर मैनर में नहीं रन करता। भाई वो तो हमें पता ही है, मैंने अपने रिचार्ज की आपको दुख भरी स्टोरी भी सुनाई है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा तर्क, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो पावरफुल हैं और जो उपभोक्ता है वो उनमें कोई यूनिटी नहीं है और वो बिखरे हुए हैं। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था ना, अगर यही रिचार्ज की कहानी में मेरे साथ अगर 100 लोग होते और हम साथ में संगठन बना के फाइट करते
तो 100 रुपए तो क्या वो 2 रुपए भी नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट राइट है और दूसरा वाला पहले वाले का तर्क भी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन कि भैया इनमें से कौन सा कारण है कंज्यूमर मूवमेंट के चलने का। भाई कंज्यूमर मूवमेंट जो है, उपभोक्ता का जो आंदोलन है, ठीक है, उसका क्या कारण है? पॉलिटिकल विल कि मैं एकदम से मेरी राजनीतिक इच्छा आ गई और अब तो मैं नेक्स्ट आप देखोगे एमएलए की पोस्ट के लिए फाइट करूंगा, तो क्यों ना मैं कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ। नहीं, ये गलत है। मैंने आपको बोला ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे जो इश्यूज जो नए नए आजकल एमएलए एमपी वगैरह बन के आ रहे हैं, आपने मिस्टर पटेल का नाम सुना ही होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, आपको पता ही होगा कि कौन सी स्टेट में है। इन्होंने किसी कॉज के लिए अपना नाम उठाया था और आज ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कंज्यूमर मूवमेंट के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव। क्यों भाई पश्चिमी प्रभाव का इससे क्या लेना देना है? कि ये कैसे रीजन हो सकता है आपके कंज्यूमर मूवमेंट का? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, वहां से कुछ सीखने का, वहां से कुछ नए पॉइंट्स लेने का रीजन हो सकता है। लेकिन सिर्फ इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट इस वजह से चालू नहीं हुआ। रीजन था ये, लोग थे डिससैटिस्फाइड। ये जो असंतोष था ना लोगों के अंदर, ये जो अनुचित प्रथाएं चल रही थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ये जो कंपनीज फॉलो कर रही थी, उससे परेशान होके कि भाई हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि हम आपको 60 रुपए दे रहे हैं, तो आप हमें कम से कम 1 किलो का ढंग का मिल्क तो दो। आप मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें मिला मिला के बेच रहे हो। हम आपसे चिली पाउडर खरीद रहे हैं, आप उसके अंदर ईट का बरूदा मिला के दे रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसकी वजह से आप देखोगे लोगों ने परेशान होकर फिर क्या फाइनली क्या किया? क्रांति, है ना। तो तब आता है आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसने कब ये जो गाइडलाइंस थी, ठीक है, दिशा निर्देश जारी किए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए। तो मैंने याद है आपको कंज्यूमर इंटरनेशनल जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गाइडलाइंस लाए थे। ये सारा काम देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे भी ईजी है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1982 होता, 1984 होता तो आपको कंफ्यूजन होती। जितना भी काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके हुआ है ना, वो 1980 के दशक में हुआ है। अब समझ रहे हो आप? तो वैसे भी देख के आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसमें एक ही ऑप्शन है 1985 का, तो आंसर 1985 ही है। और याद रखना कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने गाइडलाइंस निकाली थी, उसी से इंस्पायर होकर फाइनली फिर इंडिया ने क्या करा, 1986 में हमने कोपरा अधिनियम लाया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बोल रहा है कि जो अपने यहाँ पे कोपरा है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण का जो अधिनियम है, वो 1986 में आया था। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, तो ये करेक्ट है। सेकेंड ये बोल रहा है कि जो अधिनियम है ये इंडियन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमें बचाता है ये जो अपनी गलत तरीके की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, अनुचित व्यापार जो प्रथाएं हैं, उनसे। बिल्कुल सही है। हमें तभी तो बता रखा है कि अगर आपको गंदा प्रोडक्ट बेचा गया, आप संतुष्ट नहीं हो अपने प्रोडक्ट से, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर आपका जो कंप्लेन है वो 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ। अगर आपकी कंप्लेन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है तो स्टेट लेवल पे चले जाओ। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा की है तो आप नेशनल लेवल पे चले जाओ। करेक्ट है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे वो बोल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन से राइट्स हैं जो इंडिया में नहीं वैलिड है। नहीं वैलिड है, नाम देखो पहले आप क्या पूछ रहा है, जो वैलिड नहीं है। क्या राइट टू चूज है? बिल्कुल है। आंसर आपको बताया था ना कि भाई टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट नहीं चलेगा, है ना। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट नहीं चलेगा। तो ये तो मतलब वैलिड है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म। बिल्कुल, आप मुझे दवाइयां बेचोगे एमआरपी से ज्यादा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। जागो ग्राहक जागो, सोने की कॉस्ट पे सोना ही चलेगा, सोने के साथ कॉपर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है। फिर एक है राइट टू सीक रिड्रेसल। बिल्कुल सही है भाई, आप मुझे गलत सामान बेचोगे तो मैं आपको कोर्ट में देख लूंगी, ठीक है। तो ये भी फिर आप वैलिड नहीं है। तो बचा क्या? राइट टू पे एज पर विश। ये है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे विश के हिसाब से पे नहीं करते, एमआरपी के हिसाब से पे करते हैं। लेकिन यूएस में अगर आप जाओगे ना, तो बहुत सारी कमोडिटीज पे वहां एमआरपी लागू नहीं है, ठीक है। वही चीज आज आपको 10 रुपए की मिल रही है, कल आपको हो सकता है कि 100 रुपए की भी मिले। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको चीजें एमआरपी पे मिलती हैं, तो आप इच्छा के अनुसार भुगतान नहीं करते हो, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आरटीआई है, आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब आया था? ये प्लीज आप डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना।
अगर मैं इसमें लिंक प्रोवाइड करवा पाई टीम को बोल के, तो मैं आपसे उनसे उनको बोलूंगी कि लिंक शेयर कर दें, पर श्योरिटी नहीं है कि अब वो वीडियो होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वो है ना बेसिकली एक ऑन द ग्राउंड वर्कर ने एक वीडियो बनाया था राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था उस दौरान, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मैंने बहुत पहले देखा था, आई थिंक आज से 8-9 साल पहले मैंने उसको देखा है, तो मैं भी थोड़ा सा सर्च करती हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं उसका लिंक जरूर डलवाऊंगी। ट्रस्ट मी, मतलब आप जब ये पता है हम इन चीजों को इतना लाइटली लेते हैं, लेकिन ये जो अधिनियम, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो अधिकार हमें मिले हैं ना, इसके लिए बहुत लोगों ने फाइट किया है, ठीक है। सड़कों पे उतरे हैं, क्रांति हुई है, आंदोलन हुआ है, धरने हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, कैंडल लाइट मार्चेस हुए हैं, ठीक है। रात रात भर लोग सुकुड़ती ठंड में, ठीक है, सड़क पे बैठे हैं और नारे चिल्लाए हैं, उसके बाद आप देखोगे अधिकार हमें मिले हैं, ठीक है। 2005 का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक अगर मैं बोलूं कोई अधिनियम नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से अगर कोई एनजीओ को फंड मिलता है वो क्या कर रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों का आपको अधिकार है जानने का, ठीक है। और ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, 2005 का ये अधिनियम, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भैया कौन से जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हैं इसमें से कंज्यूमर फोरम के बारे में राइट है, ठीक है, सही है, ये पूछ रहे हैं। नहीं सही नहीं, सही कौन सा है कि ये वॉलंटरी होते हैं नेचर में, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये स्वैच्छिक है, ऐसा नहीं है कि ये सरकारी द्वारा मतलब जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। ये कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं भाई केसेस वगैरह फाइल करने में कोर्ट में, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया ना, कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं। फिर ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं भाई, उनके में जागरूकता पैदा करते हैं कि भाई आपके क्या अधिकार है। अगर आप सपोज आप श्योर नहीं हो कि आपको कंपनी के ऊपर केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप कंज्यूमर फोरम जाओगे तो आपको बताएंगे कि भाई ये आपका अधिकार है, आपके इस अधिकार का हनन हुआ है, आपको इतना कॉम्पनसेशन बनता है और आप ऐसे ऐसे इस केस को फाइल कर सकते हो। तो सारे तरीके के ही काम आप देखोगे कंज्यूमर फोरम करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, जो उपभोक्ता का संरक्षण है, उसके लिए जो एक निवारण प्रणाली बनाई गई है वो 3 टायर, ठीक है, 3 स्तर पे काम करती है। एक क्वाजी जुडिशियल मशीनरी है, ठीक है, अर्ध न्यायिक तंत्र है। देखो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल में फर्क क्या होता है, पहले ये समझो। जुडिशियल हो गया मतलब आपके नॉर्मल कोर्ट्स, जैसे आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब जो चलते हैं, ठीक है। और क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी अधिनियम के तहत अलग से जो आपके बनाए गए हैं बॉडीज हो गए, जिनकी कोर्ट जैसी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, और वो आप देखोगे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ये कमीशंस बनती हैं, जितनी भी आपके ट्रिब्यूनल्स बनती हैं, ये सारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, ये सारी क्या होती है, अर्ध न्यायिक बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे ये काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे कोई मशीनरी नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। भाई अभी तो मैंने बताया कि 3 स्तर पर है, उसमें राष्ट्रीय स्तर सबसे ऊंचा वाला है, तो ये स्टेटमेंट तो आउटराइटली ही रॉन्ग हो गया और आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोर्ट होता है वो बेसिकली इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, वो 20 लाख तक के केसेस डील करता है। ये पहले के जमाने में सही था, लेकिन अब के जमाने में सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 1 करोड़ तक के केसेस डील करता है। जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय स्तर वाला है, वो बेसिकली पहले तो 1 करोड़ से ऊपर के केसेस डील करता था, लेकिन अब ये 10 करोड़ से ऊपर के केसेस डील करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगर 1986 के एक्ट के हिसाब से देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी जो ये एक्ट है जिसमें 2019 का संशोधन हो चुका है, उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि पहले वाला होना चाहिए था 1 करोड़ और दूसरा वाला होना चाहिए आपका 10 करोड़, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बोल रहा है कि ISI, एगमार्क जैसे जो लोगो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो अपन सामान खरीद के लाते हैं उसकी गुणवत्ता को बताते हैं कि भैया ये अच्छा सामान है, तभी ये हमने लोगो इसको सर्टिफाई किया है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये सर्टिफिकेशन देती है उनको, जो लोगो लगाती हैं, वो बेसिकली क्या करती है कि चेक करती है कि उन लोगों ने सर्टेन कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कुछ गुणवत्ता के जो मापदंड होंगे वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तभी उसके बाद आप देखोगे उनको ये लोगो या सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, तभी तो आप देखोगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि आप देखोगे एक प्रोसेस फॉलो करके उनको ये दिया जाता है, तभी तो आप देखोगे इस लोगो को देख के अगर किसी पैकेट के पीछे लगा होता है तो मुझे संतुष्टि मिलती है कि अच्छा इसमें क्वालिटी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले का तर्क भी है, ठीक है।
फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि इंडिया जो है वो 24 दिसंबर को एज अ नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करता है। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क ये दे रहा है क्योंकि इसको हम इसी दिन को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं एज अ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, क्योंकि इसी दिन पे आप देखोगे 1986 में कोपरा का अधिनियम लागू हुआ था। तो ये तो मैंने आपको तभी बता दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और इसी के साथ हमारा जो कक्षा 10 क्लास 10 के जितने भी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स थे वो खत्म होते हैं। ठीक है, एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इनमें मजा आ रहा होगा, आपको और भी समझने को मिल रहा होगा। और जो आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज करना, और अगर मतलब करो तो थोड़ा सा हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मतलब सच में हार्ट है मेरी तरफ से आपके लिए कि आपने इतनी मेहनत करी। ठीक है, तो हम फिर से मिलेंगे 11th क्लास में। प्लीज इनको टाइम से होमवर्क करते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, एंड होपफुली यू सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।